नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में चल रहे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में आज केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सत्र को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। विधानसभा में गृह और कारागार विभाग की 120 अरब रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में चल रहे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के दूसरे दिन आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव शुरूआती सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे प्रदर्शनी और इंडिया पवेलियन में निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स, मन की बात आमंत्रितों और स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। इससे पहले कल फोरम में सिटीज 2.0 के तहत शहरों और राज्यों के साथ 1,800 करोड़ रुपए से अधिक के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि देश के 14 राज्यों में 18 शहर सिटीज 2.0 के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के रूप में चुने गए हैं। इनमें राजस्थान के जयपुर और उदयपुर शहर भी शामिल है। एक रिपोर्ट। ये शहर सर्कुलर इकोनॉमी और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाएगी, जिससे ये शहर एंड टू एंड वेस्ट मैनेजमेंट को लागू कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सिटीज 1.0 की सफलता ने सिटीज 2.0 को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जो क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप है, जो स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। सिटीज 2.0 के 3 प्रमुख फोकस क्षेत्र सर्कुलर इकोनॉमी आधारित शहरी विकास, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से क्लाइमेट रेसिलियंस है। दुर्गेश नारायण भटनागर, समाचार कक्ष। गौरतलब है कि जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में फोरम के 12वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। कल तक चलने वाले इस फोरम में एशिया प्रशांत देशों के 1,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस आयोजन में भारत, जापान, संयुक्त राष्ट्र संगठनों और अन्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। फोरम में इंडिया पवेलियन, नीति और महापौरों का संवाद, तकनीकी क्षेत्र का दौरा, अंतर्राष्ट्रीय 3R व्यापार, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और जयपुर डिक्लेरेशन को अपनाने जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। निर्वाचन आयोग आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में होगा। श्री ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद ऐसा पहला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों को विचार मंथन और परस्पर अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी संरचना, प्रभावी संचार, सोशल मीडिया के प्रभाव को बढ़ाना और चुनावी प्रक्रियाओं में विभिन्न पदाधिकारियों की वैधानिक भूमिका सहित आधुनिक चुनाव प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कई विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वित्त वर्ष 2025-2026 के बजट के बाद 3 वेबिनार में भाग लेंगे। ये वेबिनार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को विकास, विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में प्रमुखता देने के साथ साथ परमाणु ऊर्जा मिशन और व्यापार को आसान बनाने के लिए सुधारों के इंजन के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। वेबिनार सरकारी अधिकारियों, अग्रणी उद्यमियों और व्यापार विशेषज्ञों को भारत की औद्योगिक, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेगा। वेबिनार नीति कार्यान्वयन, निवेश सुविधा और प्रौद्योगिकी अपनाने पर केंद्रित होगी। इससे बजट के परिवर्तनकारी उपायों का निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा है कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाते हुए अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर सख्त कार्रवाई कर रही है। कल विधानसभा में गृह विभाग और कारागार विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल के दौरान अपराध में कमी आई है। जवाब के बाद सदन में गृह विभाग की 116 अरब 57 करोड़ से ज्यादा की और कारागार विभाग की 3 अरब 68 करोड़ 47 लाख रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी गई। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर डॉक्टर प्रमोद येवले को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति पद पर नियुक्त किया है। श्री बागड़े ने चयन समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किया है। डीग जिले की नगर कृषि उपज मंडी में डोम का निर्माण किया जाएगा। इससे किसानों को आंधी बरसात के खराब मौसम में जिंसों को खुले में नहीं रखना पड़ेगा और फसलें भीगने से बचेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया कि डोम का निर्माण कृषि विपणन विभाग की ओर से किया जाएगा। डीग जिले के किसानों को बरसात के मौसम में जिंस बेचने में अब किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कृषि विपणन विभाग की ओर से 76,40,000 रुपए की राशि खर्च कर कृषि उपज मंडी समिति नगर में डोम का निर्माण किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समिति सचिव अभिषेक शर्मा ने बताया कि खराब मौसम में जिंसों का कारोबार प्रभावित होता था, जिससे जिंसों की खुली बोली नहीं हो पाती थी और किसानों को जिंसों को वापस ही ले जाना पड़ जाता था, जिससे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता था। अब 1861 वर्ग मीटर पर डोम बनने से किसानों की इस बड़ी समस्या को छुटकारा मिलेगा, जिससे उनकी फसल भीगने से बचेगी। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डीग। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर फागोत्सव के आयोजन हो रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में ढोल नगाड़ों की थाप के साथ भपंग की ताल पर हुरियारे ब्रज की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में नृत्य और संगीत कार्यक्रमों के साथ ठाकुर जी के प्रति आस्था प्रकट की जा रही है। श्रद्धालु फूलों की होली खेल रहे हैं। उधर पाली में गीता भवन, रघुनाथ मंदिर और गोपीनाथ मंदिर सहित सभी मंदिरों में फागोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें केंद्र की योजनाओं के बारे में महिलाएं गीतों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही हैं। सभी मंदिरों में फागोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृष्ण राधा की झांकी सजाई जा रही है, साथ ही फूलों की होली खेली जा रही है। बड़ी ब्रह्मपुरी महालक्ष्मी प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास किसान सम्मान निधि योजना, पीएम सूर्योदय योजना सहित अनेक योजनाओं और योजना के लाभ फागोत्सव में पचरंग फागणियों मोदी जी के गीत के माध्यम से बताकर महिलाएं प्रचार प्रसार करती नजर आई। आज शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए खाटू श्याम की निशान यात्रा निकाली जाएगी और खाटू श्याम को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम स्पिनर गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के साथ टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत जीत के बाद भारत ने अपने अंतिम लीग मैच में न्यूजीलैंड को भी रोमांचक मैच में 44 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत सभी 3 मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लाहौर में होगा। फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में चल रहे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में आज केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सत्र को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा।
विधानसभा में गृह और कारागार विभाग की 120 अरब रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।